हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर सही। मैं हूं अमूल्य ओझा। और बच्चों, अभी हम लोग फिजिक्स में टॉपिक मेनिया में काफ़ी सारे वीडियोस लेके आ रहे हैं। और आज हम लोग टॉपिक मेनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं जेईई मेंस में। तो चलिए हम लोग इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। और जैसे कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो हम लोग पहले इसका कुछ थोड़ा बहुत बेसिक्स देखते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमें क्या ध्यान देना है, पहले हम लोग इसकी बात करते हैं ना। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साइमल्टेनियस ऑसिलेशन से बनता है। कैसे बनता है? साइमल्टेनियस ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। साइमल्टेनियस ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साइमल्टेनियस ऑसिलेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा। और साइमल्टेनियस ऑसिलेशन का यहाँ पर क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये हमेशा सेम फेज में होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज रिमेन इन फेज, ऑलवेज रिमेन इन फेज। तो पहली चीज तो ये है कि भाई ईएम वेव्स बनेगा कैसे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स होता है एक्सेलरेटेड चार्ज, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होगा? सोर्स इज एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज। तो अगर कहीं पे एक्सेलरेटेड चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साइमल्टेनियस ऑसिलेशन से बनेगा। साइमल्टेनियस ऑसिलेशन का यहाँ क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों हमेशा सेम फेज में होंगे, इन फेज होंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का जो ऑसिलेशन का एक्सेस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यहाँ बात कर रहे हैं तो ये एक पॉइंट भी इसमें नोट करने वाला है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये हमेशा ट्रांसवर्स नेचर के होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑलवेज ट्रांसवर्स इन नेचर, ऑलवेज ट्रांसवर्स इन नेचर। तो ट्रांसवर्स नेचर के हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन होगा वेव का प्रोपेगेशन उसके परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन होगा वेव का प्रोपेगेशन उसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक एग्जांपल इसमें हम लोग ले लेते हैं कुछ इस तरह से। जैसे हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं कि भाई अपने पास एक एक्सिस है x, इसके परपेंडिकुलर y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। इसके परपेंडिकुलर y एक्सिस और इन दोनों के परपेंडिकुलर है ये z एक्सिस, z एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर। इस तरह से कुछ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग ऑसिलेशन y एक्सिस के अलोंग सपोज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन y एक्सिस के अलोंग, और मान लेते हैं यहाँ पर कोई एम्पलीट्यूड है इसका E0, तो दूसरे साइड ये माइनस E0 तक जा रहा होगा। तो ये कोई एक लाइन है E0 की, E0, ये एक लाइन हो गया माइनस E0 का। और एक साइनोसॉइडल वेव हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, साइनोसॉइडल वेव कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ फेज ले लेते हैं, इसको पाई बाई 2 कंसीडर कर लेते हैं।
यहाँ पे पाई कंसीडर कर लेते हैं, 3π/2 और यहाँ पे 2π। इसके बाद इधर फिर से 5π/2। तो ऐसा कुछ हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ इस तरह से एक वेव बना के चलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन से जो यहाँ पर वेव बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही होगी। एक साइनोसॉइडल वेव है, तो ये साइनोसॉइडल वेव हम लोग दिखा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन से, इस तरह से। और ये प्लेन ऑफ ऑसिलेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के। वेव का प्रोपगेशन होगा एक्स के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होगा वाई के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे उससे ऑसिलेट करेगी और वेव इधर प्रोपगेट करेगी। अब ये सेम चीज हम लोग देख लेते हैं एक बार इसके एक्सिस पे, मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये हम लोग मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का कोई एम्पलीट्यूड है B0 और ये B0 की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग एक B0 की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसी तरह से अपोजिट साइड यहाँ पर कहीं एक -B0 वाली लाइन बनेगी। तो ये -B0 की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं Z एक्सिस में, Z के अलोंग। अब ये π/2 का फेज है, तो यहाँ पे कहीं मान लेते हैं ऐसे कहीं एक B0 वाला इसमें पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद इधर ये 0 होगा। फिर यहाँ पे कहीं आते हैं तो ये कोई पॉइंट हमें मिलेगा B0 का ऐसे। फिर यहाँ पे 0 होगा। इसके बाद इधर हम लोग देखते हैं तो ये कोई पॉइंट है B0 का, इस तरह से कुछ। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं एक बार मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को देखा जाए तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड यहाँ पर हमने B0 ले लिया, ये पॉजिटिव Z का डायरेक्शन है, इधर नेगेटिव Z है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड से आने मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है वो भी साइनोसॉइडल ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये सेम फेज में होगा। तो इसके ऑसिलेशन को हम लोग देखने के लिए जैसे यहाँ से ऑब्जर्व करके देखते हैं, जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा, लेकिन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम पे होगा। और फिर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका कुछ इस तरह से हम लोग एक ग्राफ दिखा सकते हैं ऐसे, इस तरह से। ऐसे ही अब यहाँ पर जब दोबारा से हम लोग इस पॉइंट पर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमें नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम पे दिखेगा और इसका मैक्सिमम यहाँ पर कहीं होगा। तो इस तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ थोड़ा सा इधर जाएगा और इसके बाद फिर हम लोग वापस जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड को फिर से 0 दिखा सकते हैं। और इसी तरह से फिर जब इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने मैक्सिमम पे है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपने मैक्सिमम पे होगा। तो इसको कुछ ऐसा हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं। तो ये इसमें ऑसिलेशन है। अच्छा, अभी इन दोनों ऑसिलेशन को अगर हम लोग समझे तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन एक्चुअली Z एक्सिस के अलॉन्ग है और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है Y एक्सिस के अलॉन्ग। तो इन दोनों को हम लोग एक बार समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं इसमें इनके प्लेन्स को अगर अलग करूं तो मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन में थोड़ा कुछ इसमें लाइंस ड्रॉ कर देता हूं, तो जिससे कि ये क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि भाई ये Z के पैरेलल एक्सिस है इसका और ये ZX प्लेन बनेगा, इस तरह से ZX प्लेन बनेगा। ऐसा इसमें एक ZX प्लेन बनेगा, ऐसा एक प्लेन है। अब यहीं पे अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है वो XY प्लेन में है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोपगेशन को मिला के देखा जाए तो XY प्लेन बनेगा। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे दिखा देते हैं, इस तरह से। अब ये हम लोग यहाँ से शो कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन को। तो ये लाइंस का ऐसे इसमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ये सिर्फ इसलिए दिखाया गया है कि इससे हम लोग ये देख सकें कि भाई ये दो परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं। ये वाला प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन के लिए और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये दो वेव हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में।
अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पर चाहें तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में या मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें जो ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन हम लोग 11th वाली क्लास में पढ़ते हैं उसी को अप्लाई कर देना है। तो पहले हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो कि y के डायरेक्शन में है, इसको हम लोग लिखेंगे एम्पलीट्यूड ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी। टी माइनस एक्स बाई सी का मतलब क्या है, टी और एक्स अपोजिट साइन में है तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली वेव हो गई और सी स्पीड ऑफ लाइट है। इसके साथ कोई फेज कांस्टेंट फाई ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये वेव इक्वेशन हो गया, y के डायरेक्शन में है तो इसके साथ हम लोग जे कैप लगा सकते हैं, है ना, या फिर कई बार हम y कैप भी इसमें जोड़ सकते हैं। और इसका यूनिट क्या लिखा जाएगा, इसका यूनिट हम लोग लिखेंगे या तो वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन्स पर कूलम। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये सेम वेव को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लोग लिखेंगे बी वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड को लिखेंगे बी वेक्टर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर कौन सा है, जेड की डायरेक्शन में है ये, तो हम लोग यहाँ पर इसके सफिक्स में जेड लिख देते हैं, बी जेड बराबर क्या लिखेंगे, इसी तरह से बी नॉट साइन ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स बाय सी प्लस सम कांस्टेंट फाई। इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन जेड के डायरेक्शन में तो इस पे के कैप लगा के लिखेंगे। यहाँ क्या लगाएंगे, के कैप, और इसका यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, टेस्ला। टी लिख दिया, टेस्ला इसकी यूनिट हो गई। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब यहाँ पर कुछ बातों का हम लोग ध्यान रख सकते हैं, जैसे इसमें हम लोगों ने अभी फेज की बात की थी ना, तो दिस इज द फेज। मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये फेज है और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फेज है, और दोनों एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, दोनों सेम फेज में होने चाहिए। और इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें और ऐसे मिलेंगे जिनको थोड़ा बहुत हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नॉट, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बी नॉट, तो इन दोनों के एम्पलीट्यूड में कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ई नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी। इसको आपको याद रखना है। सी यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सी की एक वैल्यू आपको और याद रखनी है, दिस इज 1/√/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे μ0 क्या होता है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके साथ हम लोग एक पॉइंट इसमें और डिस्कस करते हैं कि अगर स्पीड ऑफ लाइट हम लोग किसी मीडियम में लिखें अदर देन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम अदर देन वैक्यूम, तो वहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट हम लोग लिखते हैं इसकी वैल्यू आती है 1/√/μ0 μr इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम अदर देन वैक्यूम। इसके बाद हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि μr और एप्सिलॉन r क्या है, तो μr इज रिलेटिव परमिबिलिटी, दिस इज रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, एंड एप्सिलॉन r इज रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये दो चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम से डिफाइंड होता है। इसको हम लोग n लिखते हैं या म्यू लिखते हैं, और इसको पढ़ते क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो अगर हम लोग C/cm कैलकुलेट करें, C डिवाइडेड बाई CM, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लिख रहे हैं इसकी वैल्यू आ जाती है रूट के अंदर μr इंटू एप्सिलॉन r। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर लग रहा है थोड़ा सा पेज कम है,
तो हम लोग इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी लेके चलेंगे। तो यहाँ पर एक हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट और उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पर देखा जाए, यहाँ तक तो क्लियर है, C/Cm रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम लोग एक बात इसमें ये देखते हैं कि भाई डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ electromagnetic wave, basically EM wave, is given by the direction of E क्रॉस B। किससे डायरेक्शन दिया जाएगा इसका? E क्रॉस B से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आपको याद रखना है, I इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी। या फिर दिस सेम इंटेंसिटी कैन ऑल्सो बी रिटन एज बी नॉट का स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इंटू सी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज एनर्जी डेंसिटी। दिस इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी, दिस इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी भी आपको याद रखना है। तो ये इतनी चीज़ें थी जिनको हमें ध्यान रखना। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जेईई मेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे एक प्रॉब्लम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन अ मीडियम विद a स्पीड ऑफ 1.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम इज 2.0। द रिलेटिव परमिटिविटी विल बी। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में दिया गया है, तो इसका मतलब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैसे लिखेंगे? n इज इक्वल टू C/C इन मीडियम, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10 to the power 8। तो ये वैल्यू आ गई 2। और अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं? रूट के अंदर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, और ये है कितना? 2 के बराबर। स्क्वायर करके सॉल्व कर दीजिए। म्यू आर एप्सिलॉन आर विल बी इक्वल टू 4। म्यू आर एप्सिलॉन आर इक्वल टू 4। परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम इज 2। परमिबिलिटी रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम इज 2। तो इसको 2 लिखा गया है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी 2 के बराबर ही होनी चाहिए। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट है? सेकंड। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया जो कि सीधे सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्या दिया है भाई? अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, इट हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 4 mm। इसका वेवलेंथ दिया गया है लैम्डा बराबर 4 mm। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन विद द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ 6 वोल्ट पर मीटर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 6 वोल्ट पर मीटर। द इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आपको लिखना है। तो क्या करना होगा इसमें? देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है, एक्स के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है? वाई के डायरेक्शन में। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को किधर होना चाहिए? जेड के डायरेक्शन में होना चाहिए, जेड के डायरेक्शन में होना चाहिए। किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड का जेड वाला ऑप्शन, जेड वाला ऑप्शन, जेड वाला ऑप्शन, एक्स का ऑप्शन, तो ये पहले ही रिजेक्ट हो गया। पहली चीज़ यहीं ख़त्म हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ई नॉट की वैल्यू है तो क्या हम लोग बी नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी है, तो बी नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई सी।
तो इसको c से डिवाइड कर दिया, 60 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला में। तो बी नॉट की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर -7। अब देखिए 2 इंटू 10 टू द पावर -7 के ऑप्शंस अपने पास ए और बी हैं, तो इसका मतलब यहाँ से हमने सी को रिजेक्ट कर दिया। अब इन दोनों में देखिए यहाँ पर आपको एक डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर एक डिफरेंस दिख रहा है, और ये जो जिस फॉर्म में वेव को रिप्रेजेंट किया गया तो ये कुछ ऐसा फॉर्म है जैसे y इक्वल टू हम लोग लिखते हैं a साइन ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स बाई वी, या दूसरा फॉर्म हम लोग लिखते हैं a साइन के इंटू एक्स माइनस वी टी, है ना। तो ये जिस फॉर्म में लिखा गया है ये कुछ इस तरह का फॉर्म है, y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस वी टी, ऐसा फॉर्म बनाया गया है। और k की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। तो देखिए 2 पाई बाई लैम्डा अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज 2 पाई बाई 4, लेकिन ये 4 mm है, तो यहाँ लिखेंगे 10 टू द पावर -3, ये ऊपर आके 1000 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे पाई बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 3। तो पाई बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 3 वाला ऑप्शन देखिए ये है। तो इस तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये दो क्वेश्चंस हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए। आगे देखते हैं इसमें कुछ और है। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा ये जेईई मेन 2024 में ही आया हुआ है, ये भी अच्छी बात है ना। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्या दिया है, इन द गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई वाई इक्वल टू 600 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वोल्ट पर मीटर में दिया हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ द एसोसिएटेड लाइट बीम इज इन वाट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है। तो इस प्रॉब्लम में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जैसे ये सब कुछ इसमें ऑलरेडी गिवन है, आपको सीधे सीधे फॉर्मूले का यूज़ कर लेना, और वो भी कौन से फॉर्मूले का, इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले का। तो इंटेंसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं अभी हमने डिस्कस किया था, दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी। सबकी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट अपने को क्या लिखना है 9 इंटू 10 टू द पावर -12। ई नॉट क्या है 600, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये 36 हो गया, 10 टू द पावर 4 आ गया। और सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 8 और 12, 8 और 4 12 हो गया, 12 से कैंसिल हो गया, 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं 18 हो गया। तो फाइनल आंसर अपने पास क्या है 9 टाइम्स 18 टाइम्स 3, 9 टाइम्स 18 टाइम्स 3, 9 टाइम्स 54, 9 टाइम्स 54 कितना हो जाएगा 486। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा 486? तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हम लोग देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बहुत सिंपल सा एक चैप्टर है और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो 2024 में इस पे लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, यहाँ पर हम लोग इसको डन करते हैं और जल्दी ही फिर हम लोग दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर।